देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले डाल्टन का थ्योरी आता है। 2 मिनट में देख लेते हैं जरा। डाल्टन का ये कहना था एटम्स के संदर्भ में कि एटम्स आर इनडिविजिबल, एटम्स आर इनडिवाइजिबल, है ना। लेकिन आप जानते हो कि एटम्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, तो एटम डिवाइजिबल है ना। एटम्स आर डिवाइजिबल इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, हम देख चुके हैं पिछले क्लास में। तो ये इनका थ्योरी जो है इसलिए डिस्कार्ड किया गया। दूसरा इनका कहना था कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, है ना। लेकिन आप आगे पढ़ोगे 10th क्लास में, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, फ्यूजन रिएक्शन है। फ्यूजन में क्या होता है कि हेवियर न्यूक्लियस को, आइटम्स को ब्रेक करते हैं स्मॉलर न्यूक्लियस में। और फ्यूजन में क्या होता है, लाइटर न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन करते हैं और हेवियर न्यूक्लियाई बनाते हैं। तो यहाँ पर एटम्स हमको क्रिएट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये भी जो है डिस्कार्डेड हो गया। अगला ये कहना था कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बट यू नो दैट एन एलिमेंट हैज सो मेनी आइसोटोप्स। हम बात करते हैं जैसे हाइड्रोजन का, है ना। तो हाइड्रोजन में ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्रिटियम है ना। ये आइसोटोप्स है। तो इसका मास 1 एमयू कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। आप पढ़ोगे इसके बारे में बाद में। 1 प्रोटॉन का मास मान लो 1 एमयू है, हो गया। तो इसका मास 1 यूनिट है, एमयू है, इसका 2 एमयू है, 3 एमयू है। तो एक ही हाइड्रोजन के एटम्स है ये, बट दे हैव डिफरेंट मासेस, ठीक है। तो ये भी इनका रॉन्ग हो गया, तो पसदस था, है ना। इनका ये कहना था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन आइसोबार्स है, आप पढ़ोगे उसके बाद में। तो आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बट हैविंग सेम मास नंबर, उनका मास सेम होता है ना। जिसे कार्बन है C14 और 7, नाइट्रोजन भी होता है 14 और ये 6 होता है, सॉरी, और ये 7। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है दोनों का, इसे आइसोबार कहते हैं। हम लोग इससे पढ़ेंगे बाद में इसके बारे में, ठीक है ना। तो ये भी इनका जो कहना है कि आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ये भी गलत है ना। इनका एक और पोस्टर था कि एटम्स फॉलो द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन टू फॉर्म कंपाउंड। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये कहता है कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, है ना। इसे मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 1:2 का है ना। ये सिंपल होल नंबर रेशियो है, ठीक है। ऐसे मान लिया जाए कि वाटर बन रहा हो, रेशियो क्या है, H और O का रेशियो क्या है, 2:1 है, ठीक है ना। ये सिंपल होल नंबर रेशियो होता है, लेकिन ये हमेशा फॉलो नहीं होता है, ठीक है ना। The law of chemical combination are not always followed in formation of organic compounds। बाद में पढ़ोगे आप, काफी कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला होता है। एक सिंपल फार्मूला देख लो आप, शुगर C12H22O11, ठीक है। तो सिंपल होल तो नहीं कहोगे आप, और इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला होता है ना। तो ये लॉ भी इनका डिस्कार्डेड किया गया, है ना। इसके बाद से आपको पढ़ना है, इसमें आता है सेकंड जो थ्योरी है, थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, है ना। तो इनका कहना था कि एन एटम इज अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एन एटम इज अ बुक बंद करो, जब हम कहेंगे तब खोलोगे, ऑफ डाउन कर दो। देखो यहाँ चूहा से मैच नहीं करेगा हूबहू। एन एटम इज अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट। सिंपल, एटम जो है ना पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू, ठीक है ना। इसको पॉपुलरली हम कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, है ना, या एप्पल पाई मॉडल, या वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, है ना। दिस मॉडल कैन बी विजुअलाइज्ड एज पुडिंग और वाटरमेलन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, प्लम्स और सीड्स एम्बेडेड इनटू इट। वाटरमेलन में क्या आता है, वो रेड कलर का होता है जो आप खाते हो ना, उसमें सीड्स रहता है ना। तो ऐसे ही है, चाहे प्लम पुडिंग में भी है, तो प्लम लगा रहता है बीच बीच में, है ना। तो ये इस तरह का है ना, वाटरमेलन मॉडल की। पुडिंग या वाटरमेलन है, वो पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है और उसमें सीड्स एम्बेडेड है ना, प्लम एम्बेडेड है, ठीक है ना। तो इससे इन्होंने जस्ट एक कंपैरिजन किया गया, ठीक है। इनका जो कहना था वो ये था कि एन एटम इज अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट। बस क्लियर हो गया बात। अच्छा, an atom as a whole is electrically neutral because negative and positive charges are equal,
है ना, इन मैग्नीट्यूड एंड बैलेंस इच अदर। इनका ये कहना था एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इन्होंने जस्टिफाई किया कि क्यों न्यूट्रल है। इनका ये कहना था कि एटम में पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है और उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल है, इसलिए एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है। एटम क्या है, न्यूट्रल है, सिंपल, यही का मतलब था, सिंपल। अब देखो जरा, तो दिस इनका मेरिट क्या था, मॉडल का डिमेरिट क्या था। तो दिस मॉडल एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एक्सप्लेन हो गया ना, कि पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड है। टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, देयरफॉर एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। तो एटम के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ये एक्सप्लेन कर दिया, बट ही फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स वेर अरेंज्ड इन एटम सो क्लोज टू ईच अदर। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के इतना क्लोज किस तरह से अरेंज है, इसके बारे में कुछ नहीं कह पाए, ठीक है। इसलिए इनके मॉडल को भी डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद से रदरफोर्ड आए, ठीक है ना। अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे। He was interested in knowing how electrons are arranged within an atom, और इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल का यूज किया और थिन गोल्ड फॉइल को बम्बार्ड किया उससे, है ना। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, देखो ये हीलियम है, मास नंबर 4 है, एटॉमिक नंबर 2 है। इसमें हीलियम में ध्यान देना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 प्रोटॉन्स है और 2 न्यूट्रॉन्स होता है एक्चुअली, ठीक है ना, हीलियम में। इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो आप, तो क्या बचेगा, इसका न्यूक्लियस बच जाएगा, He+2 बच जाएगा ना। तो He+2 जो बचेगा, इसमें प्रोटॉन कितना होगा, 2 होगा, और न्यूट्रॉन कितना होगा, 2 होगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये कंपोजिशन यहाँ पे था और अब यहाँ पे ये बच गया, ठीक है ना। 1 प्रोटॉन का मास हम लेते हैं 1 यूनिट, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे आप, मूल कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको बाद में। तो इसका मास कितना होना चाहिए, 2 × 1 अब प्लस फिर क्या हो जाएगा, 2 × 1 AMU, माने 4 AMU मास होगा इसका। कितना मास होगा, 4 AMU इसका मास होगा ना। अब चार्ज क्या होगा इसका, चार्ज इसका होगा +2 यूनिट, +2 यूनिट, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, ठीक है। तो सिंपली इसे बोला गया अल्फा पार्टिकल, क्या बोला गया इसे, अल्फा पार्टिकल, है ना। तो अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, सिंपल। इट हैज मास ऑफ 4 AMU, 4 यूनिट मास है, but it is 4 times heavier than proton or 4 times heavier than neutron, simple. और it has a charge of +2 unit, it is positively charged, it has charge of +2 unit। समझ गया अल्फा पार्टिकल क्या है, ठीक है। फिगर पहला देखो तो सुनिए, हीलियम न्यूक्लियस है हीलियम का एक्चुअली, हैविंग 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट ऑफ मास। एक्चुअली ये उस समय तक न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी नहीं थी, तो उस समय तक जानकारी ही प्रोटॉन है एटम में और इलेक्ट्रॉन है ना। और हीलियम तो काफी हेवियर है ना, प्रोटॉन से 4 टाइम ज्यादा हेवियर है ना। तो हाँ, यही फिगर कर दिया शेयर। फिगर देख लो आप, जिनके पास में है ऑनलाइन फिगर देखो, आपके बुक है, फिगर है, देख लो इसका, ठीक है। तो इन 1911 इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, प्लीज ध्यान दो जरा। तो ही बम्बार्डेड, ये फिगर है, ही बम्बार्डेड अ वेरी थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल विथ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। अब इन्होंने गोल्ड फॉइल को यूज किया, कि गोल्ड जो है ना ये मोस्ट मैलेबल है, थिन शीट हम बना सकते हैं इसका। एक्चुअली जो ही वांटेड द लेयर टू बी एज थिन एज पॉसिबल, इसका लेयर था, थिकनेस था इसका 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, 10⁻⁻6 सेंटीमीटर था इसका थिकनेस, है ना। नियर अबाउट समझ लो 1000 एटम्स के बराबर है ये थिकनेस, है ना, काफी थिक था, एटॉमिक स्टेज में है ना। तो गोल्ड फॉइल, ही यूज्ड गोल्ड फॉइल बिकॉज he wanted it to be as thin as possible, most malleable है गोल्ड फॉइल, इसलिए गोल्ड फॉइल यूज किया गया, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, he used a thin gold foil and bombarded it with alpha particles, है ना। और बम्बार्ड करने के बाद जो इन्होंने देखा, जो कंक्लूजन निकला था, तो देखो आप फिगर आपको शेयर कर दिया है, फिगर हटा लो वहां से, फिगर हटा लो, ठीक है, हटा लो, हो जाएगा। देखो यार, देखा इन्होंने क्या, नियर अबाउट फिगर दे लेते हैं यहाँ पर हम लोग, देखा इन्होंने क्या कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल। देखा क्या कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल जो है ना ये स्ट्रेट पास करेगा, देखो आपने, कहीं कुछ इसमें रिकॉर्ड नहीं है,
ये स्ट्रेट पास कर गया। देखो इसे हम जस्ट एक दो ये दिखा रहे हैं, ये स्ट्रेट पास कर गया, मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, है ना, स्ट्रेट पास कर गया। ठीक है, आप इमेजिन करो कि आप यहाँ खड़े हो और आंख बंद कर लो, आंख में पट्टी लगा दिया गया, है ना, और सामने वॉल है और आप कुछ पेबल से बॉल लेकर के ऐसे थ्रो करो, ठीक है, तो बॉल रिटर्न बैक आ जाएगा, मतलब वहाँ हॉलो नहीं है, कुछ है वहां पे ना। सपोज करो कि वहां पर फेंस वो ऐसे लगा हुआ है, जाली होता है ना, वायर का जाली ऐसे, है ना, मेस बनकर लगा हुआ है ऐसे बड़ा बड़ा, अब उसमें कुछ स्मॉल स्टोन्स आप ऐसे थ्रो कर रहे हो, तो वहाँ चांस है कि बहुत सारा स्टोन निकल जाए सीधे विदाउट रिटर्न बैक हुए, है ना, स्ट्रेट पास कर जाए, मतलब हॉलो है वहां पर ना। ठीक है, तो ये जब मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास ऑन डेविएटेड विदाउट डेविएशन, इसका मतलब क्या था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज हॉलो और एम्प्टी, है ना, सिंपल। तो पहला इनका ऑब्जर्वेशन क्या था कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द पास्ट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, और कंक्लूजन क्या निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज हॉलो और एम्प्टी, सिंपल। फिर देखा क्या कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, है ना, देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है ना, ये थोड़ा सा इसमें डिफ्लेक्शन हो गया, ऐसे डिफ्लेक्ट कर गया, है ना, ये सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स। ठीक है, तो ये डिफ्लेक्शन कैसे होगा, देखो अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज और कुछ डिफ्लेक्ट किया, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत थोड़े स्मॉल स्पेस में यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो ना, अब पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन का फोर्स लगा होगा, तो ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर गया लार्जर एंगल से, है ना। ठीक है, तुमने कंक्लूड ये किया कि द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम, इसे न्यूक्लियस कहा गया, दैट इज न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, इट ऑक्युपाइज वेरी लिटिल स्पेस, सिंपल। ठीक है, सेकंड का था इनका सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वी आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, तो कंक्लूड ये किया इन्होंने कुछ ही पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ है तो स्मॉल स्पेस होगा ऐसा, है ना, कि द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम दैट इज न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, इट ऑक्युपाइज वेरी लिटिल स्पेस, है ना, और वेरी फ्यू 10,000 में वन या 12,000 में वन वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल्स और बाउंस बैक। ये 10 to 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो है ना, ये गया और ये सिंपली बाउंस बैक हो गया, ऐसे गया और बाउंस बैक हो गया, है ना, ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, है ना, ये अनएक्सपेक्टेड था। देखो अल्फा पार्टिकल हैव अ कंसीडरेबल मास ऑफ 4 AMU, बता चुके हैं ना 4 AMU, और पहले से पता ये था कि भाई एटम में प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, अब प्रोटॉन का मास जो है ये काफी कम है, 1/4 है ना, 1 AMU है, और इसका मास 4 AMU है, 4 AMU है। अब सोचो आप कि यदि कुछ बॉल यहाँ लटका दो आप 1 kg का, अब 4 kg का कोई शेल ऐसे उसको थ्रो करो, अब 4 kg का शेल रिटर्न बैक होकर आ जाए, पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है, ये डिफरेंट लग रहा है, विश्वास करना, है ना। तो अल्फा पार्टिकल्स है, अब बुक हटा दो, मेरी बात सुनो ध्यान से, अल्फा पार्टिकल्स है अ कंसीडरेबल मास ऑफ 4 AMU, 4 यूनिट, the fast moving alpha particles have considerable amount of kinetic energy, तो मोशन में है तो और भी एनर्जी इसमें होगा ना, काफी ज्यादा एनर्जी इसमें होगा, है ना, since they were much heavier than the protons he did not expect to see large deflections, है ना, तो इसका मतलब यह हुआ कि whole mass of the atom, जितना भी मास बियरिंग पार्टिकल्स है, तो चाहे प्रोटॉन हो चाहे और भी कोई पार्टिकल हो, वो सब इसी स्मॉल स्पेस में कंसंट्रेटेड है ना, तो ये काफी डेंस हो गया और ये इतना डेंस है कि अल्फा पार्टिकल को भी रिटर्न बैक कर दिया, तो समझाई बात में। ठीक है, तो इन्होंने कंक्लूड ये किया कि वेरी फ्यू 1 out of 10,000 or 12,000 वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल और रिटर्न बैक, तो कंक्लूजन निकाला ये था कि द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल compared to size of the atom, है ना, mass of the atom is concentrated in the nucleus, mass of the atom is concentrated in the nucleus, it is very hard and dense, simple, it is very hard and dense, तो समझ गए एक्सपेरिमेंटिंग का, कोई क्लियर कोई डाउट नहीं है इसमें। तो एक बार फिर से हम इनके रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को हम कह सकते हैं इस तरह से कि पहला पॉइंट, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज हॉलो, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, there is positively charged center in an atom called nucleus in which entire mass of the atom is concentrated, simple.
इलेक्ट्रॉन्स, अच्छे ध्यान तो जरा, साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है 10 पावर -15 मीटर। साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना है? 10 पावर माइनस, फर्मी कहते हैं, 1 फर्मी के रेंज का है। और एटम का साइज है 10 पावर -10 मीटर। समझ गए ना? मतलब न्यूक्लियस जो है, इसका एटम का साइज न्यूक्लियस से 10 पावर 5 टाइम्स बड़ा है ना, 10 पावर 5 मीटर कह सकते हो आप ना, ठीक है। यदि 1 मीटर का है तो 1 लाख मीटर का होगा उसका रेडियस। समझ सकते हो कितना बड़ा है एटम। तो न्यूक्लियस का साइज काफी स्मॉल है ना। और उसी न्यूक्लियस में टोटल मास बेयरिंग पार्टिकल्स इसलिए वो डेंस है, ये बात तो है। तो इनका मॉडल ऑफ एटम में था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज हॉलो और एम्प्टी। और दूसरी बात, देयर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर in an atom called nucleus in which entire mass of the atom is concentrated, है ना। Electrons revolve around the nucleus at high speed in well defined orbits, ठीक है। The size of nucleus is, बता चुके हैं, very small, 10 power -15 मीटर इसका ऑर्डर है, as compared to size of the atom जो कि 10 power -10 मीटर है। The total number of electrons in the orbit, electrons revolve around the nucleus on a circular path called orbit. The total number of electrons in the orbit is equal to total number of positive charges in the nucleus, है ना। हेलो हेलो, आवाज आ रही तुम लोगों को? ठीक है। The total number of electrons in the orbit is equal to total number of positive charges, that is total number of protons in the nucleus. Thus an atom is electrically neutral, ठीक है। One electron possesses -1 unit charge, 1 proton possesses +1 unit charge, relative charge, relative mass है इनका, तो इनका चार्ज इक्वल है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑन सर्कुलर पाथ, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। यदि एक स्टोन लो आप इसे और इसे एक थ्रेड से टाई कर लो और इसे वर्क करो, वर्क करोगे तो क्या होगा? ऐसे ऐसे सफर करेगा ना, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग में टेंशन इन द स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग में क्या होगा? टेंशन इन द स्ट्रिंग, है ना। ये फोर्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करता है सर्कुलर मोशन के लिए। स्टोन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है ना, इसका मोशन टेंजेंशियल ऐसे होता है ना, ठीक है। क्या हुआ? अच्छा, तुम सर्कुलर पाथ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सट्रूडो फोर्स है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग 10 क्लास में पढ़ेंगे, है ना। अभी आप चलाओ समझ लो, हालांकि कंसेप्ट अच्छा नहीं है कि जैसे मान लो आप जा रहे हो स्कूल बस जाते हो, ऑल ऑफ सडन बस से टर्न लेता है, तो पता नहीं थोड़ा जान चले गए ना, तो ये समझ लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, ठीक है। तो कोई बॉडी यदि सर्कुलर पाथ से रिवॉल्व कर रहा हो तो उसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, है ना। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन है। यहाँ मान लो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है ना, ठीक है। इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक ऐसे ही लग रहा है ना, टेंशन स्ट्रिंग जैसा लग रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। और ये बैलेंस करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, ठीक है ना, जो अवे फ्रॉम सेंटर एक्ट करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर अलोंग द रेडियस, ठीक है। तो इन्होंने अगला बात ये कहा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स and positively charged nucleus is counterbalanced by the centrifugal force acquired by revolving electrons. क्या हुई बात? तो इनका मॉडल ये हो गया कि ये न्यूक्लियस है ना, यहाँ पर क्या है? न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। Electrons are revolving around the nucleus on circular path. Electrons ऐसे रिवॉल्व कर रहा है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज हॉलो, ठीक है। देयर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस in which entire mass of the atom is concentrated. Mass bearing जो भी पार्टिकल इसी में concentrated है, उसमें न्यूट्रॉन की जानकारी नहीं थी, एक टोटल मास बेयरिंग पार्टिकल न्यूक्लियस में ही है। Size of nucleus is very small with respect to size of the atom.
इसका साइज 10⁻⁻15 मीटर का ऑर्डर का है, इसका है 10⁻10 मीटर का ऑर्डर का साइज का है, मतलब इसका 10⁻5 मीटर इसका रेडियस बड़ा है कंपैरिजन करोगे तो, है ना। अब इनका कहना था कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट इज इक्वल टू total number of protons in the nucleus. Therefore, total negative charge equal to total positive charge and atom is theoretically neutral, है ना। इनका अगला ये कहना था कि देखो ये इलेक्ट्रॉन यदि रिवॉल्व कर रहा है तो न्यूक्लियस तो पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि फोर्स में अट्रैक्शन लगेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन तो इसी चाहिए अटैक कर ले। इनका कहना है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो अवे फ्रॉम सेंटर होता है, और ये अट्रैक्शन का जो फोर्स है ना इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस के बीच, ये उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर लेता है। इसके साथ समझ गया, ठीक है। अब इनका ड्रॉबैक क्या था ये देखते हैं जरा हम लोग। तुम लोग का क्लास एक्चुअली आज मैथ में थोड़ा ज्यादा समय लग गया था, ठीक है ना, तो 10 मिनट ज्यादा तक पढ़ाएंगे, परेशान नहीं होना, है ना। हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको थोड़ा बात करेंगे कि मैनेज हो जाए टाइम पे, है ना, 10 मिनट ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ड्रॉबैक क्या था रदरफोर्ड का, ड्रॉबैक क्या था, है ना। सुनील जरा वो क्वेश्चन अथवा वो फिगर एक शेयर कर दो तो, नेक्स्ट फिगर सुनील, नेक्स्ट फिगर शेयर कर दो। इनका ड्रॉबैक क्या था देखो, ये मैक्सवेल का एक थ्योरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है। ये कहता है, अब बुक अप डाउन कर दो, कोई और नहीं है। ये थ्योरी कहता है कि एन एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है, इस पर इलेक्ट्रिक चार्ज है और वो कैसा है, एक्सेलरेटिंग है, एक्सेलरेशन में है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है ना। तो एन एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी, तो यहाँ तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है, एन एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड emit radiation and lose energy gradually, सिंपल। अब देखो जरा, इलेक्ट्रॉन यदि रिवॉल्व कर रहा हो अराउंड द न्यूक्लियस तो इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा हो तो कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज होगा ना, इसका डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी में चेंज होगा, तो जब चेंज इन वेलोसिटी होगा तो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है वो एक्सेलरेटेड हो गया, ठीक है। Electrons are revolving around the nucleus on the circular path. Direction is continuously changing, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेटेड मोशन में है, ठीक है। और मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहता है कि कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में या इवन मैग्नेटिक फील्ड में भी एक्सेलरेशन में हो तो इट विल लूज रेडिएशन, इट विल लूज एनर्जी, सिंपल, ठीक है। तो टू रिमेन इन एन सर्कुलर ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन वुड नीड टू अंडरगो एक्सेलरेशन, ठीक है। ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है चारों तरफ ना, ठीक है। तो मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहता है कि कोई चार्ज पार्टिकल हो और वो एक्सेलरेटेड मोशन में हो इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इट विल लूज एनर्जी, इट विल लूज रेडिएशन, इट विल लूज एनर्जी, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है, चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और इस फील्ड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ये एक्सेलरेटेड मोशन में है, क्यों, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, ठीक है। तो चेंज इन डायरेक्शन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन, तो इलेक्ट्रॉन तो एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो इस थ्योरी के हिसाब से तब इलेक्ट्रॉन शुड लूज एनर्जी, क्लियर हुआ। इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी रेडिएट करेगा ना तब, ठीक है। तो बताया मैंने आपको कि दस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम वुड कंटिन्यूअसली लूज एनर्जी, ठीक है, ठीक है। ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी द इलेक्ट्रॉन विल स्लो डाउन, जब एनर्जी लॉस होगा तो स्लो डाउन हो जाएगा ना, एंड शॉर्टन इट्स पाथ, मतलब इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, देख लो आप ना, अब इसका एनर्जी का लॉस हो रहा है तो पाथ इसका छोटा होता चला जाएगा ना, पाथ छोटा होता जाएगा ना, इसे बोलो। यस सर, ठीक है। और फाइनली ये न्यूक्लियस यदि है तो इसमें मिल जाएगा, बोलो इसमें मिल जाएगा तब, ठीक है। तो टू रिमेन इन द सर्कुलर ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन विल नीड टू अंडरगो एक्सेलरेशन, सिंपल। Thus, the revolving electron in an atom
will continuously lose energy. Due to loss of energy, the electron will slow down and shorten its path. Finally, its path becomes a spiral and it ultimately falls into the nucleus and hence the atom should be unstable. ठीक है, जब एटम न्यूक्लियस में चला गया तो एटम तो अनस्टेबल हो गया, ठीक है, बट दिस डज नॉट हैपन, ऐसा होता नहीं है। आप जानते हो कि एटम स्टेबल है ना, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ड्रॉबैक है इनके थ्योरी में, इनके थ्योरी में कहीं ड्रॉबैक है। क्या वही बात, रीजन समझ गए, ठीक है। इनका कहना था कि एट द सेंटर ऑफ द एटम देयर इज पॉजिटिवली चार्ज मास, जिसे आप न्यूक्लियस कहते हो। अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग ऑन सर्कुलर पाथ फॉर ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहता है कि कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में दी एक्सलेशन में होगा, इट विल लूज एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा तो इसका मोशन स्लो डाउन होगा ना, और ये तब इसकी तरफ अट्रैक्टेड होगा न्यूक्लियस की तरफ, पाथ इसका छोटा होता चला जाएगा ना, तो स्पिरल पाथ फॉलो करेगा, अब फाइनली आकर के इसको न्यूक्लियस में मिल जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो एटम स्टेबल नहीं है, लेकिन बट वी नो दैट एटम इज स्टेबल ना, इसका मतलब कि थ्योरी में तब ड्रॉबैक है तब। दूसरी बात एक और थी कि दिस मॉडल फेल्ड टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट देयर एनर्जी। अब ये भी नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका एनर्जी क्या होगा, इस बारे में कुछ नहीं कर पाए। लेकिन मेन ड्रॉबैक जो था ये था। तो समझिए आप इनका ड्रॉबैक क्या था। कहना था कि हालांकि बुक का लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, फैक्ट है, समझ लो आप जरा। एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, सिंपल। एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस अराउंड व्हिच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स। इसको नाम दिया डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। क्या नाम दिया? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, है ना। ये किसी ऑर्बिट में नहीं होगा, कुछ सर्टेन परमिसिबल ऑर्बिट है उसमें रिवॉल्व करेगा। पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा, ठीक है ना। तो एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस अराउंड व्हिच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स known as discrete orbits, simple discrete orbits of electron, ठीक है ना। हालांकि discrete orbit वर्ड जो है तुम्हारे बुक में नहीं यूज किया है, लेकिन याद रखो स्पेशल ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ठीक है ना। मतलब सर्टेन परमिसिबल ऑर्बिट्स एंड नॉट जस्ट इन एनी ऑर्बिट। कोई इलेक्ट्रॉन है तो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा, वो किसी सर्टेन परमिसिबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। तो उसको सिंपल वे में आप कह सकते हो कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस अराउंड व्हिच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व in certain special orbits known as discrete orbits, simple। दूसरी बात है कि as long as the electron revolve in a particular orbit, it neither loses nor gains energy। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जब तक किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा ना, तो वो ना तो एनर्जी लूज करेगा ना तो गेन करेगा। इसे मान लिया जाए ये न्यूक्लियस हो गया आपका। सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन का कुछ एनर्जी होगा जो कि इस ऑर्बिट की एनर्जी से मैच कर रहा है, उसके इक्वल है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है। और जब तक वो इस ऑर्बिट में है तब तक ना तो एनर्जी लूज करेगा ना तो गेन करेगा, सिंपल। क्लियर हो गया। तो अगला पॉइंट ये था कि व्हेन as long as the electron revolves in a particular orbit, it neither loses nor gains energy। मतलब सेकंड पॉइंट समझ गया, कोई डाउट नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि ईच, अब बस दो ही काफी आपके लिए, इनका जो था वो एक्सप्लेन कर दिया इतना ही से कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली न्यूक्लियस चार्ज न्यूक्लियस अराउंड व्हिच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स। ये इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में होगा जिसका एनर्जी इस ऑर्बिट की एनर्जी के इक्वल है, बात खत्म हो गई। तो सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स, इसे डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहा गया, इसी में रिवॉल्व करेगा। एंड as long as the electron revolve in a particular orbit, it neither loses nor gains energy। तो स्टेबल हो गया, इसी में रहेगा ये, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ ज्यादा देखते हैं इसके बारे में हम लोग, है ना। देखो अगला पॉइंट हम ऐसे कर सकते हैं कि ईच ऑफ दीज ऑर्बिट्स आर एसोसिएटेड विद सर्टेन वैल्यू ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। देखो इसका एनर्जी क्या होगा ये फिक्स है। इस हमने के और के सेल ऑर्बिट या सेल कहते हैं, के कहा। के के लिए वैल्यू क्या है? 1, एल है 2, एम है 3, एन है 4, ऐसे ऑर्बिट नंबर सब है ना। तो इसका एनर्जी फिक्स है, फिर इसका भी एनर्जी कुछ फिक्स होगा, इसका भी अपना अपना एनर्जी सबका है। तो इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी यदि एल के एनर्जी के इक्वल है, लेवल के इक्वल है, तो एल में रिवॉल्व करेगा। और जब तक एल में रिवॉल्व करेगा तब तक इट विल नाइदर लूज एनर्जी नॉर गेन एनर्जी। तो स्टेबल हो गया, सिंपल।
ठीक है, तो ईच ऑफ दीज ऑर्बिट्स आर एसोसिएटेड विद सर्टेन वैल्यूज ऑफ एनर्जी, हेंस दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। इन्होंने ऑर्बिट्स के लिए एनर्जी लेवल का वर्ड यूज किया है ना, तो इसको ऑर्बिट्स को हो, शेल को हो या एनर्जी लेवल्स को, एक ही बात है, ठीक है ना। द एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर के, एल, एम, एन, ऐसे, या नंबर 1 2 3 4 ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसे, है ना। अब ध्यान दो जरा, द एनर्जी लेवल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैज मिनिमम एनर्जी, याद रहेगा। मिनिमम एनर्जी किसका होगा, न्यूक्लियस के नियरेस्ट कौन है, के सेल है, तो के एनर्जी लेवल जो है ना, इसका एनर्जी मिनिमम होगा, ठीक है, ठीक है। एंड द एनर्जी लेवल फारदेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस हैज मैक्सिमम एनर्जी, तो मैक्सिमम एनर्जी किसका होगा, एम का होगा, एन का होगा, तो एनर्जी लेवल ऐसे बढ़ते चला जाएगा, सिंपल, ठीक है। An electron has minimum energy when it is present in the K cell, ठीक है, या फर्स्ट सेल। In second cell or L cell, it possesses higher energy. Thus, energy increases in the order of K, L, M, N, ऐसे एनर्जी बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन के सेल में होगा इसकी एनर्जी मिनिमम होगी, एल सेल में जो होगा इसकी एनर्जी उससे ज्यादा होगी, एम में थोड़ी और ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा, फिर एनर्जी वाला होगा, ऐसे सिंपल। तो ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी यदि एल सेल के एनर्जी के इक्विवेलेंट है, इक्वल है, तो एल में ही रिवॉल्व करेगा, फिक्स हो गया ना, इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाएगा नहीं, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान दो आप, सपोज करो आप इस थोड़ा और स्क्रीन कर देते हैं आपको, मान लो इसका एनर्जी है E1, कितना है E1, हो गया, इसका एनर्जी है E2, इसका एनर्जी है E3, सिंपल, ठीक है। कुछ वैल्यू होगा E1, E2, E3 का, तो E1 के इक्वल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का होगा तो इसमें रहेगा, E2 के इक्वल एनर्जी होगा तो इसमें रहेगा, E3 के इक्वल एनर्जी होगा तो थर्ड सेल में रहेगा, बात खत्म हो गई, ठीक है। अच्छा ध्यान दो, when an electron jumps from a lower energy level to higher one, ठीक है, some energy is absorbed। सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन को जाना है के सेल में, के सेल टू एल सेल, इलेक्ट्रॉन को जंप करना है, ठीक है। तो देखो के का एनर्जी क्या है, E1 है, क्या है, E1 है, और एल का क्या है, E2 है, ठीक है। तो E2 जो है एक ग्रेटर है ना, E2 क्या है, एक ग्रेटर है E1 से, ठीक है। तो ये जितना डिफरेंस है उतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब इसे जंप करेगा, ऐसे नहीं कर सकता है, क्लियर हुआ ना। तो चेंज इन एनर्जी जो होगा ना, ये क्या होगा, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस एनर्जी का, इतना एनर्जी ये गेन कर लेगा तो इसमें आ जाएगा, सिंपल, ठीक है, क्लियर हुआ। इतना ही एनर्जी लूज करेगा तो फिर इसमें चला जाएगा, अब सिंपल हो गया, ठीक है। तो फिर तुमको इतना डेप्थ पढ़ना नहीं है, समझा देते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स from lower energy level to a higher one, some energy is absorbed, ठीक है। some energy is radiated when electron jumps from higher energy level to lower one, simple, ठीक है। इसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, ये एम सेल से जाना चाहता है एल सेल में, एल सेल में ना, तो एम का एनर्जी क्या है, E3 है, ऐसा क्या है, E2 है, ये ग्रेटर है ना, तो ये एनर्जी लूज करेगा, कितना लूज करेगा, जो डिफरेंस दोनों का है, E3 माइनस E2, जो डिफरेंस है उतना एनर्जी लूज कर देगा तब इसमें चला जाएगा, और सिंपल, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन, यहां देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि लोअर एनर्जी लेवल से हायर वन में जाना चाहे तो एनर्जी गेन करेगा, कितना गेन करेगा, जो दोनों का डिफरेंस है इसके बराबर एनर्जी हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। यदि हायर एनर्जी स्टेट से लेवल से लो में जाना चाहे तो एनर्जी लूज करेगा तो यहाँ जाएगा, कितना लूज करेगा, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, समझा दी बात। कोई इलेक्ट्रॉन यदि के से एल में जाना चाहे, के से एल में जाना चाहे, ठीक है, तो एनर्जी इससे क्या करना होगा, गेन करना होगा, कितना गेन करेगा, E2 माइनस E1, इसका एनर्जी इतना है, इसका दोनों का डिफरेंस है, जितना कम है उतना गेन कर लेगा तो इसे जाएगा, सिंपल। तो समझ गए इसे आप। When an electron jumps from a lower energy level to higher one, some energy is absorbed. Some energy is radiated when the electron jumps from higher energy level to lower. Simple. The energy absorbed or radiated in different is difference in energy of the two levels. Simple. दोनों लेवल में जो एनर्जी का डिफरेंस है उतना गेन करेगा चाहे लूज करेगा, क्लियर हो गया। तो बस यही था, थोड़ा ज्यादा आपको बता दिया हम, आपको सिर्फ इतने से काम चल जाएगा इसमें कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस अराउंड व्हिच electrons revolve in certain special orbits known as discrete orbits, है ना, certain orbits में रिवॉल्व करता है। और दूसरा पॉइंट का, ये दो ही काफी आपके लिए, और दूसरा पॉइंट है कि as long as the electron revolves in a particular orbit, it neither gains energy nor loses energy, बस खत्म हो गया। यदि ऐसा है तो एटम स्टेबल है ना। तो
हम कह सकते हैं कि बोर्स मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. द मॉडल शो दैट द इलेक्ट्रॉन कांट लूज एनर्जी as long as it revolves in a particular orbit and hence it can't fall into the nucleus by losing energy. ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसमें, तो एनर्जी लूज नहीं करेगा नहीं, और लूज नहीं करेगा तो न्यूक्लियस में फॉल नहीं करेगा, इससे स्टेबल है, ये स्टेबिलिटी एक्सप्लेन हो गई. सिंपल, समझ गए आप इसे? थोड़ा सा ज्यादा बता दिया आपको, ऐसे 2 ही पॉइंट काफी था. अच्छा अब देखो जरा न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, सब समझने वाला पार्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. ये सब थ्योरी था, थोड़ा लेंदी हो जाता है. देखो, बाय नाउ वी नो दैट एन एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, पता है आपको. अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स हैज नेग्लिजिबल मास, ये है इलेक्ट्रॉन, शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन्स. जी, प्रोटॉन है तो मास होना चाहिए, क्योंकि 1 प्रोटॉन का मास हमने माना 1 यूनिट, 1 mu. तो ये 2 प्रोटॉन्स है तो मास कितना हो गया, 2 mu होना चाहिए था. ठीक है ना. तो thus mass of an atom has to be equal to mass of the total number of protons in the atom, चाहे in the nucleus of the atom. However, this was found to be only in case of hydrogen. देखो हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना है 1, प्रोटॉन कितना है 1. ठीक है, इसका मास क्या है 1, मास क्या है 1, ये सही है. बाकी किसी एटम में ऐसा नहीं होता है. इसे हम हीलियम लिए थे, याद होगा आपको हीलियम. हीलियम में इलेक्ट्रॉन कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है, अब प्रोटॉन कितना है 2, तो इसका मास तो 2 होना चाहिए, लेकिन मास कितना है 4 है. देख लो आप ना, 4 मास है. ठीक है, इसका मतलब है कि एटम में कोई और भी पार्टिकल है, मास बेयरिंग पार्टिकल, जिसमें मास है चार्ज नहीं हो, तो चार्ज तो बैलेंस है, चार्ज 2 है तो वहां पर 2 है. ठीक है, तो देखो जरा, तो एग्जांपल समझ लीजिए इसका. इसका मास कितना होना चाहिए था 2 into 1 माने 2 mu मास होना चाहिए, है कितना 4 mu है ना. सिर्फ हाइड्रोजन का मास 1 mu है, 1 mu मास इसका है, ये मैच कर रहा है. ठीक है ना, बाकी का मास जो कैलकुलेट किया गया प्रोटॉन के मास के बेसिस पे उससे ज्यादा हो रहा था. ठीक है ना. तो therefore it was proposed that in nucleus of an atom there is another particle which has no charge but has mass almost equal to mass of proton. जैसे इसका मास 4 है, 4 mu है, और 2 प्रोटॉन्स है, तो इसमें और भी 2 पार्टिकल्स होंगे जिसका मास प्रोटॉन के मास के नियर अबाउट इक्वल है, तो 4 हो जाएगा ना, क्या हुआ. ठीक है, तो जेम्स चैडविक थे, जेम्स चैडविक 1932 में, याद रखना न्यूट्रॉन के का इन्होंने इन्वेंट किया था. जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड दीज पार्टिकल्स बाय बम्बार्डिंग बेरिलियम विथ अल्फा पार्टिकल्स. देखो ये है बेरिलियम, बेरिलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, मास नंबर 9 है. इसको बम्बार्ड किया इन्होंने अल्फा पार्टिकल से. बता चुके अल्फा पार्टिकल क्या होता है, मास है 4 यूनिट, चार्ज है 2 यूनिट. ठीक है, इसको बम्बार्ड किया. बम्बार्ड करने पर देखा क्या इन्होंने कि नया एक न्यूक्लियस बना कार्बन का C12 और 6, क्या बना 12 और 6. अब देखो जरा, इस रिएक्शन में मास कितना होना चाहिए, 19 + 4 कितना होता है 13, तो 13 मास होना चाहिए था, लेकिन है इसका 12, तो एक पार्टिकल का एमिशन हुआ जिसका मास था 1 यूनिट. कितना मास था 1 यूनिट मास था. चार्ज की बात करें तो देखो यहाँ पर प्रोटॉन है 4, A4 6 हुआ, यहाँ भी 6 है, चार्ज कितना है 0. ठीक है, एक ऐसा पार्टिकल निकला इसमें से जिसका मास था 1 यूनिट, 1 mu नियर आउट पर मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज था 0, न्यूट्रल था ये, इसे न्यूट्रॉन कहा गया. इसे कहा गया न्यूट्रॉन. ठीक है, तो द रेडिएशन जो निकला वो न्यूट्रॉन का था. द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स व्हिच हैव मास ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन बट possess no charge. This particle was called neutron as it was neutral. चूंकि न्यूट्रल था तो नाम पड़ा न्यूट्रॉन. सिंपल. ठीक है, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन. हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, बाकी सभी में न्यूट्रॉन होता है. ठीक है ना, और मास इसका कितना होता है नियर अबाउट इक्वल टू प्रोटॉन है, लेकिन उससे ऐसे एग्जैक्ट मास थोड़ा ज्यादा लेते हैं, 1.6 ऐसे लिखते हैं, लेकिन एक्यूरेट लिखोगे तो 676 होगा, 10⁻24 ग्राम. ये इसका मास है एक्चुअल में. समझ गए, इस तरह से न्यूट्रॉन का आविष्कार हुआ. समझ गए क्या. अब इसके बाद से अगला टॉपिक आपका है, थोड़ा सा 1 मिनट में आप देख लो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास चार्ज का लिस्ट. ये बात आपको पढ़ाएंगे अगले क्लास में, है ना. क्या हुआ है, इसका रिलेटिव मास है, रिलेटिव, हम यहीं पर रिलेटिव मास शो कर देते हैं एक जगह पर. देखो जरा, ये है मान लो इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये हो गया E,
इसका मास हम लेते हैं नियर अबाउट 0, चार्ज लेते हैं -1, सिंपल। इसके बाद से क्या है, प्रोटॉन, मास हो गया 1 यूनिट और चार्ज हो गया +1 यूनिट, हो गया। न्यूट्रॉन, मास 1 यूनिट और चार्ज 0, तो रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मास इसका हो गया, ठीक है ना, ठीक है। एक्चुअली इसका मास हम लेते हैं 1, इसका लेते हैं 1/1840 या 37 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, इसका भी इसके इक्वल है तो हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। हम बात करें चार्ज का, है ना, तो चार्ज एब्सोल्यूट मास, क्या एब्सोल्यूट मास नियर अबाउट, इसका मास है 1.6 × 10⁻24 ग्राम, इसका मास कितना है 1.6 × 10⁻24 ग्राम, ठीक है। और इसका मास है 9.1 × 10⁻31 ग्राम, इसका मास है, एब्सोल्यूट मास है, ये एग्जैक्ट मास है ना। ऐसे एक्यूरेट होता है इसका, देखो 1.676 होता है इंटू 10⁻24, इसका होता है 1.602 के आसपास होता है 10⁻24, न्यूट्रॉन थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन नियर अबाउट 1.6 ही दिया गया है। तुम्हारे टीचर ये पढ़ाई है, ये वाला पढ़ाई है, क्या पढ़ाई है दोनों में से, ये वाला 1.6 ना, तो एक्यूरेट ये होता है, तो उसकी जरूरत नहीं है, चलो हटाओ, नियर अबाउट इक्वल मान लिया गया। और हम बात करें चार्ज का, तो चार्ज नियर अबाउट ले लो आप यहाँ 1.6 × 10⁻19 कूलम कहते हैं, कूलम, ये निगेटिव चार्ज माना गया, ये पॉजिटिव में हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम, है ना, और ये न्यूट्रल है, 0 चार्ज इसका है, कोई चार्ज इसका नहीं है ना। तो इनका कंपैरिजन हो गया, ठीक है। अब बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।